Hello students, good morning. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start our next chapter, that is chapter number 5, conservation of plants and animals. What is the meaning of conservation? Conservation का मतलब होता है संरक्षित करना, मतलब किसी चीज़ को सेव करना हर तरीके से। प्लांट और एनिमल को कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है, किस तरीके से इनको हम कंजर्व कर सकते हैं, और गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी ऐसी जो है स्कीम चलाई गई है जिसके थ्रू हम कंजर्वेशन प्लांट और एनिमल का कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम सारा इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। वी सा इन क्लास 7 दैट पहेली एंड बूजो हैज़ विजिटेड द फॉरेस्ट along with the professor Ahmad and Tibu. They were eager to share their experience with their classmates. Other children in the class were also eager to share their experience, as some of them has visited the Bharatpur sanctuary, and some other had heard about the Kaziranga National Park and Lokao Wildlife Sanctuary, Great Nicobar Wildlife Reserve and Tiger Reserve etc. तो 7th क्लास में हमने पढ़ लिया है कि पहेली और बूझो क्या फॉरेस्ट में जो है विजिट करने गए थे प्रोफेसर अहमद और टिबू के साथ। तो अब सारी क्लास में सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है ना, तो सारे बच्चे एक दूसरे का एक्सपीरियंस सुनने के लिए और शेयर करने के लिए जो है बड़े एक्साइटेड थे, क्योंकि कुछ बच्चे जो है भरतपुर सेंचुरी गए थे, कुछ बच्चों ने जो है काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में सुना है, कई बच्चों ने जो है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में सुना है, और कईयों ने जो है लुकाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में सुना। तो इस तरीके से जैसे होता है क्लास में कहीं आप घूमने गए हो तो एक्सपीरियंस अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, तो उसी तरीके से वो भी एक दूसरे के साथ जो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ मेकिंग द नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द बायोस्फीयर रिजर्व। अब पहेली बोल रही है कि क्या पर्पज़ है, क्यों बनाए जाते हैं नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व क्यों बनाए जाते हैं। तो चलो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है 5.1 दैट इज़ द डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज़। तो पहले तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, बेसिकली डी मीन्स कट करना, फॉरेस्टेशन कट या फिर डिस्ट्रॉय करना। फॉरेस्टेशन मीन्स जंगलों को काटना और ख़त्म करना, एक तरीके से डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं उसको। और क्या इसके कॉजेज़ है, अ ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एनिमल एग्जिस्ट ऑन द अर्थ हैज़ एसेंशियल फॉर द वेल बींग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। टुडे अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज डिफॉरेस्टेशन। तो बहुत सारे जो प्लांट है और एनिमल है अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो आज के टाइम में इन हर एक तरीके से उनको सरवाइव करना, क्योंकि आज जो है हर एक जगह पर जो है एक तरीके से क्या हो रहा है, मतलब डिफ़िकल्टी हो रही है ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिनको हम यूज़ कर रहे हैं जो एनिमल्स के लिए, प्लांट के लिए जो है ख़तरनाक है। तो बहुत ज़रूरी है हर एक ऑर्गेनिज्म का अपने अपने तरीके से सरवाइव करना, उनका लाइफ साइकिल कंप्लीट होना। एक मेजर थ्रेट है आजकल के टाइम में, दैट इज़ द ऑर्गेनिज्म के जो डिस्ट्रॉय होने का, दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन। मतलब ऑर्गेनिज्म ख़त्म कैसे हो रहे हैं, विलुप्त कैसे हो रहे हैं, गायब कैसे हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेसिकली वो वाइल्ड होते हैं, ठीक है, जंगलों में रहते हैं, जितने आपको डिफरेंट वैरायटी मिलती है। अगर आप जंगलों को ही काट देंगे तो कहाँ जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से जैसे आप जंगलों को काटते जाएंगे तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो घटती जाएगी, वो मरते जाएंगे और ख़त्म होते जाएंगे। वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स clearing of the forest and using that land for other purpose. Tree in the forest are cut for some of the purpose mentioned below. तो डिफॉरेस्टेशन मेनली क्या होता है, कटिंग करते हैं ट्रीज़ के और उस जो लैंड है उसका यूज़ करते हैं किसी दूसरे पर्पज़ के लिए, जैसे कोई इंडस्ट्री बना दे या फिर कोई हॉस्पिटल बना दिया या फिर डैम बना दिया, इस तरीके से डिफॉरेस्टेशन की जाती है। तो कौन कौन से ऐसे जो है पर्पज़ है जिनके लिए डिफॉरेस्टेशन की जाती है। फर्स्ट वन इज द प्रिकोरिंग द लैंड फॉर कल्टिवेशन, बिल्डिंग द हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, मेकिंग द फर्नीचर और यूजिंग द वुड एज द फ्यूल। तो पहले तो कल्टिवेशन के लिए, जैसे आपने लैंड को कट कर उसमें जितने भी प्लांट्स हैं उनको कट कर लिया और उस लैंड के ऊपर जो है आपने खेत बना दिए। दूसरा, आपने घर और फैक्ट्री बनाने के लिए उस लैंड का यूज़ किया। तीसरा, फर्नीचर, जैसे कि वुड को आपने फर्नीचर के लिए यूज़ किया या फ्यूल के लिए यूज़ किया, तो उसके लिए भी जो है डिफॉरेस्टेशन की जाती है। सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर एंड सेवर ड्रॉट्स। तो आज के टाइम में बहुत सारे नेचुरल कॉजेज है डिफॉरेस्टेशन के, जैसे जंगल में फायर लगती है और इसके साथ साथ जो सूखा पड़ता है वो भी, ठीक है।
और अब नया जो कॉज बन गया है दैट इज़ अ फ्लड, है ना, फ्लड आ रहे हैं तो उससे भी जो है जंगल के जंगल तबाह हो रहे हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 5.1, ऐड मोर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन टू योर लिस्ट एंड क्लासीफाई देम इनटू द नेचुरल मैन मेड। तो आज के टाइम में जैसे मैंने अभी डिफॉरेस्टेशन के लिए क्या बताया, कारण फ्लड बताया, तो आप क्या बोलोगे उसको, नेचुरल है वो मैन मेड है? तो वो ऑब्वियस है मैन मेड है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जितना भी जो चेंजेस आ रही है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से आ रही है, ठीक है, तो वो मैन मेड हो गया। नेक्स्ट वन इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब है कि इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के ऊपर, हमारे नेचर के ऊपर और हम सब के ऊपर, तो और साथ में क्या कारण है इसका जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है। पहली और बूझो, रिकॉल दैट द consequence ऑफ डिफॉरेस्टेशन, दे रिमेंबर दैट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। तो एक तो डिफॉरेस्टेशन से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज हो रहा है। इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमोस्फेयर, ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो भी गेट लोअर्ड। दे नो दैट द डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ नेचर। दे वर बी टोल्ड ऑफ प्रोफेसर अहमद दैट इफ कटिंग ऑफ द ट्री कंटिन्यूस, रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल विल डिक्रीज। तो प्रोफेसर अहमद ने उनको बताया कि अगर इस तरीके से कटिंग कंटिन्यूसली होती रही पेड़ों की तो ना तो बारिश होगी और ना ही आपकी जो सॉइल है वो फर्टाइल रहेगी। फर्टाइल जो मतलब उसकी जो पैदावार पैदा करने की क्षमता है फसल को, वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और इसके साथ साथ जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल भी कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि जो पेड़ होते हैं वही तो ग्राउंड वाटर को जो है एनहांस करते हैं, इंक्रीज करते हैं, क्योंकि वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और उनके थ्रू पानी जो है ज़मीन के अंदर जाता है। अब वो जो बोल रहा है, हाउ डज द डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस द रेनफॉल ऑन द वन हैंड एंड द अदर हैंड द फ्लड ऑन द लीड्स टू फ्लड ऑन द अदर हैंड। तो कैसे जंगलों को काटने से जो है रेनफॉल कम होगा और साथ में फ्लड भी आएंगे। तो ये तो देखो फ्लड आएंगे दैट मीन्स बारिश होगी ज़्यादा और रेनफॉल कम होगा, तो ये दोनों क्या है, एक ही चीज़ के दो सिक्के हैं। तो किस तरीके से ये दोनों चीज़ें हो सकती है आपके डिफॉरेस्टेशन से। मोर ओवर देयर विल बी इंक्रीज द चांसेस ऑफ नेचुरल कैलामाइट्स सच एज फ्लड एंड ड्रॉट। तो इसकी वजह से जो नेचुरल कैलामाइट्स आती है, आपदाएँ आ रही है, जैसे फ्लड है और सूखा है, वो चीज़ें हो सकती है, होगी। Recall that plant need carbon dioxide for photosynthesis. Fewer trees would be means to less carbon dioxide will be used as resulting in its increased amount of in the atmosphere. This will lead to global warming as carbon dioxide traps the heat rays reflected by the earth. The increase in the temperature on the earth disturb the water cycle and may also reduce the rainfall. This could cause a drought. तो देखो सबसे पहले सूखा किस तरीके से पड़ेगा। अब जितने भी हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट के टाइम में जैसे आपकी गाड़ियाँ हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, उनको यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड डिवॉल्व होगी। और साथ ही साथ आप पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा काटेंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करने वाले पेड़ तो रहेंगे नहीं, क्योंकि पेड़ ही कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, फोटोसिंथेसिस कम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बढ़ जाएगी। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो आपकी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर कैसे इंक्रीज़ करेगा? क्योंकि अर्थ के बाहर एक एटमॉस्फेयर होता है, वो एटमॉस्फेयर क्या करता है, ब्लैंकेट की तरह काम करता है। सन से आने वाली जो रेज होती है उनको भी अंदर ही रखता है और अंदर से जो हीट डिवॉल्व होती है उसको भी अंदर ही रखता है, मतलब बाहर नहीं जाने देता है। एक तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल भी है। क्यों बेनिफिशियल है? क्योंकि अगर हमारी अर्थ की हीट बाहर की तरफ चलेगी तो हमारी अर्थ तो ठंडी हो जाएगी, है ना। पर जैसे जैसे हम अंदर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करते जाएंगे तो उस वजह से हमारे जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो राइज कर जाएगा, ठीक है। जैसे टेम्परेचर राइज कर जाएगा तो वाटर साइकिल क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। और एक तरीके से आपकी बारिश नहीं हो पाएगी और ड्रॉट सूखा पड़ जाएगा, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लीड्स टू चेंज इन द सॉइल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय द प्लांटेशन एंड वेजिटेशन. Fewer trees result in more soil erosion. Removal of the top layer of the soil expose the lower hard and rocky layer. This soil has less humus and it is less fertile. Gradually the fertile land get be converted into desert. It is called the desertification. ठीक है, डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है एक तरीके से जो आपकी उपजाऊ भूमि है उसका रेतीली भूमि में कन्वर्ट होना, ठीक है, उसको बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से ही डेजर्टिफिकेशन भी हो रही है। कैसे होगी?
अब जितने आप पेड़ों को काटेंगे, है ना, तो पेड़ काटेंगे तो पेड़ों से, वैसे जब पेड़ प्रेजेंट होते हैं तो पेड़ों से लीव्स होती है, उनकी ब्रांचेस होती है, वो जो सॉइल के अंदर गिरती रहती है, तो उससे क्या होता है, सॉइल की प्रॉपर्टी एनहांस होती है, इंक्रीज होती है, सॉइल की के अंदर जो है ह्यूमस बढ़ता जाता है, ठीक है। क्योंकि जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको जो है एक तरीके से फूड मिलता है पत्तियों से, वो सड़ जाती है, फंगस डिवॉल्व होती है ना, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पत्तियों को खाते हैं, तो एक तरीके से ह्यूमस मिट्टी को मिलती रहती है, जिससे आपकी मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है। अब आपने जंगलों को काट दिया, ठीक है, जंगलों को काट दिया तो ना पत्ते होंगे ना ब्रांचेज होगी, तो ब्रांचेज नहीं होगी, पत्ते नहीं होगी, तो ऑर्गेनिज्म क्या खाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही आपने जंगलों को काटना शुरू किया तो जो मिट्टी है उसमें एक तरीके से बारिश की वजह से इरोजन हो जाएगा, मतलब अपर्दन हो जाएगा, बहने लग जाएगी वो मिट्टी। क्यों बहेगी, क्योंकि जो प्लांट की जड़ें होती है वो मिट्टी को होल्ड करके रखती है। अगर आपने पेड़ों को काट दिया तो जड़ें कहाँ पे रहेगी, है ना। और इस तरीके से जो टॉप लेयर होती है वो एक तरीके से रॉकी और हार्ड लेयर में कन्वर्ट हो जाती है, और आपकी जो लैंड होगी वो ग्रेजुअली धीरे 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 जो है डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, रेतीली भूमि बन जाएगी, ठीक है। Deforestation also lead to the decrease the water holding capacity of the soil. The movement of the water from the soil surface into the ground is reduced, so there is a flood. And the other properties of the soil like nutrient content, texture etc. also change because of the deforestation. और इसके साथ साथ अगर डिफॉरेस्टेशन होगी तो आपका जो ग्राउंड वाटर है वो भी इंक्रीज नहीं हो पाएगा, और ग्राउंड वाटर इंक्रीज नहीं होगा तो फ्लड आएंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे प्लांट जो है उनकी रूट्स जो है क्या करती थी, रूट जो है वाटर को एब्जॉर्ब करती है और वाटर ज़मीन के अंदर चला जाता है, और अगर रूट्स ही नहीं होगी, प्लांट्स ही नहीं होंगी, तो वाटर जो है ज़मीन के अंदर नहीं जा पाएगा, नहीं जाएगा, दैट मीन्स ग्राउंड लेवल जो वाटर का है वो इंक्रीज नहीं होगा, और बाहर जो पानी है वो कंटिन्यूसली बहता जाएगा और उससे फ्लड हो जाएगा, ठीक है। We have studied in class 7th that we get many products from the forest. List these products will we face the shortage of these products if we continuously cutting the trees. तो 7th क्लास में हमने पढ़ लिया कि बहुत सारे प्रोडक्ट हमको कहाँ से मिलते हैं, फॉरेस्ट से मिलते हैं। तो आप इन प्रोडक्ट की लिस्ट बना सकते हैं। अगर ये प्रोडक्ट जो है कट हो जाते हैं, इनकी कमी हो जाती है, ट्रीज़ को हमने कंटिन्यूसली काटते रहे, तो क्या क्या शॉर्टेज आपको सामना करना पड़ सकता है। 5.2 एक्टिविटी में क्या है, एनिमल्स लाइफ जो है वो भी अफेक्ट होते हैं डिफॉरेस्टेशन से। कैसे, लिस्ट द पॉइंट दैट डिस्कस दैम इन क्लास। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि जानवर कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। अगर आपने जंगलों को ही काट दिया तो कहाँ भागेंगे हो, ठीक है, वो बाजारों की तरफ आएंगे और गाड़ियों के नीचे आ जाएंगे, ह्यूमन उनको मार देंगे, इस तरीके से जो जानवर है वो विलुप्त होते जाएंगे। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना क्यों जरूरी है, संरक्षित रखना क्यों जरूरी है, इनको सेव करना क्यों जरूरी है। हैविंग become aware of effect of deforestation, Paheli and Vujo were worried. They go to the Professor Ahmed and ask him to how the forest and wildlife can be saved. तो अब इतनी कहानी उन्होंने सुन ली कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन से। तो पहेली और भूजो तो टेंशन में आ गए। अब वो बोलता है कि हमने क्या करना चाहिए हमें इस तरीके से कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वो सेव रहे, ताकि ऑर्गेनिज्म जो है वो आगे बढ़ते रहे और वो एक्सटिंक्ट ना हो, ठीक है, और हमारे को इस तरीके का कोई नुकसान का सामना ना करना पड़े। बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन विच द सपोर्ट द लाइफ। तो बायोस्फीयर क्या होता है, बेसिक बायो मीन्स लिविंग, स्फीयर मीन्स जोन, एक ऐसा एरिया जहाँ पर लिविंग क्रिएचर रहते हैं, किसी भी तरीके के, छोटे बड़े जैसे मर्जी हो, लिविंग क्रिएचर उसमें रहते हैं, दैट इज कॉल्ड द बायोस्फीयर। और biological diversity or biodiversity refers to the variety of organisms exist on the earth, their interrelationship with their relationship with the environment. तो बायोस्फीयर में बेसिकली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के साथ तालमेल मिला के और साथ में एनवायरनमेंट के साथ तालमेल मिला करके वो रहते हैं। अब जंगल में आपने देखा होगा कि इतनी सारी तरीके के प्लांट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, तो वो एक दूसरे से उनका साइकिल कंप्लीट होता है, एक दूसरे के बिना वो रह भी नहीं सकते, और साथ ही साथ उनको एनवायरनमेंट भी चाहिए उस तरीके का, क्योंकि वो सब एक दूसरे की ज़रूरतों को फुलफिल करने वाले होते हैं, ठीक है। तो बायोस्फीयर होता है बेसिकली एक ऐसा एरिया जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे की मदद के साथ एक दूसरे को मदद करते हुए रहते हैं, ठीक है। प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइजेज अ विजिट टू Biosphere Reserve for the Paheli, Bujo and their classmate. He select a place named the पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। इसको आपने अंडरलाइन करना है। पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसको जो अहमद प्रोफेसर थे उन्होंने क्या किया, पॉइंट आउट किया कि बच्चे जाएंगे और वहाँ पर जो है देखेंगे। He know that the plant animal found here are similar to those of the upper Himalayas peak and those of the belonging to lower western Ghat.
तो वो इस बात के बारे में जानते थे कि इस रीजन में जो प्लांट और एनिमल है वो अपर हिमालय रीजन में रहते हैं, और साथ में लोअर वेस्टर्न घाट के जो एनिमल है वो भी इस रीजन में रहते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि उस एरिया का जो क्लाइमेट है वो दोनों तरीके के ऑर्गेनिज्म को शूट करता है। ठीक है, प्रोफेसर अहमद बिलीव दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड देयर इज यूनिक। ही रिक्वेस्टेड द महादेव जी, a forest employee, to guide the children inside the biosphere reserve. He explained that the preserving the area of the such biological importance make them a part of our national heritage. ठीक है, तो उन्होंने प्रोफेसर अहमद ने जो है वो मतलब उनको पता था कि जो बायोडाइवर्सिटी है इस एरिया की वो एक अलग यूनिक है, मतलब दूसरी जगह से डिफरेंट है, और उन्होंने महादेव जी को सजेस्ट किया, रिक्वेस्ट किया, जो कि फॉरेस्ट के एक एम्प्लॉय थे, कि वो गाइड करे बच्चों को इस बायोस्फीयर रिजर्व को देखने के लिए। ठीक है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता कि कौन कौन सी जगह पे जाना है ना, तो जो यहाँ पर ज़्यादा घूमते हैं उनको पता होगा, तो वो गाइड करे बच्चों के लिए। और साथ में ये जो नेशनल जो पार्क होते हैं और बायोस्फीयर जो रिजर्व होते हैं ये नेशनल हेरिटेज होते हैं, मतलब पूरे देश की एक अच्छी संपदा है ये। ठीक है, पूरे देश में जितने भी अगर आप इस तरीके से किसी चीज़ को सेव करते हैं तो वो देश के लिए जो है क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। महादेव जी एक्सप्लेन दैट चिल्ड्रन that apart from our personal effort and effort of society, government and agencies also take care of the forest and animals. तो उन्होंने क्या बोला कि हर एक बच्चे को, हर एक फैमिली को, हर एक सोसाइटी को और साथ में गवर्नमेंट को जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनको सेव करने के लिए हेल्प करनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम बच्चे हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। बच्चे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इसकी जो पहल होती है किसी भी चीज़ को सेव करने की वो घर से होती है। ठीक है, जैसे आपको बोल दिया किसी ने कि कचरा नहीं फैलाना है, कचरा जो आपने डस्टबिन में डालना है, तो अगर आपको ये पर्सनली ये गुड हैबिट है तो आप दूसरों को भी रोक सकते हो गंदगी डालने से, है ना। तो ये जो पर्सनल हैबिट होती है, जो गुड हैबिट है, वो घर से क्रिएट होती है। ओके, The government also lay down the rules, method and policies to protect the conserve them. तो जो गवर्नमेंट है बहुत सारे रूल गवर्नमेंट ने बनाए हैं, बहुत सारे मेथड है, पॉलिसीज़ है बनाई है जो कि प्लांट को कंजर्व करने के लिए बनाई गई है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एक्सेट्रा, ये सारे के सारे इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम बनाई है। और ये क्यों प्रोटेक्ट करने हैं? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे एनिमल इन एरियाज़ में रहते हैं जो हमारे लिए किसी न किसी तरीके से बेनिफिशियल है। ठीक है, बेनिफिशियल का मतलब ये नहीं है कि हमारे यूज़ में आएंगे, वो नेचर के लिए भी बेनिफिशियल है। अब नेचर के बिना हम तो रह नहीं सकते, है ना। अगर नेचर के लिए बेनिफिशियल है दैट मीन्स हमारे लिए भी बेनिफिशियल है। ओके, तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया गया है। टू प्रोटेक्ट अवर फ्लोरा एंड फोना देयर इज एंड देयर हैबिटेट। अब फ्लोरा क्या होता है, फोना क्या होता है? फ्लोरा का मतलब होता है आपके सराउंडिंग में जितने भी पेड़ पौधे हैं उन पेड़ पौधों को बोलते हैं फ्लोरा, और जितने आपके सराउंडिंग में एनिमल्स हैं उनको बोलते हैं फौना। ठीक है, protected areas called the wildlife sanctuaries, national park and biosphere reserve have been earmarked that the plantation, cultivation, grazing, felling trees and hunting and poaching are prohibited area. तो जो आपके प्रोटेक्टेड एरिया होता है ना, जिनको आपने सेव किया होता है, उन एरिया में जंगलों को काटना या फिर वहाँ पे कुछ उगाना, वहाँ पे आपने जानवरों को चुगने के लिए छोड़ना और ट्रीज़ को काटना और साथ में जानवरों को मारना, वो सारी की सारी चीज़ें जो है बंद होती है, नहीं की जाती उस एरिया में। अगर आप करते हो तो आपको उसके लिए जो है नुकसान भरना पड़ सकता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है और दे फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट, और उनको मतलब किसी भी तरीके से उनके हैबिटेट को, हैबिटेट का मतलब होता है ऐसा जगह जहाँ पर वो रहते हैं, मतलब इस तरीके से उनका आवास घर, तो उसको बिना छेड़खानी के रखा जाता है। नेक्स्ट है नेशनल पार्क एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन बी फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेशनल पार्क भी ऐसे ही होते हैं, काफ़ी बड़ा एरिया होता है, यहाँ पर जो एनिमल होते हैं उनको फ्रीली घूमने दिया जाता है और नेचुरल जो रिसोर्सेज है उनको वो यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है बायोस्फीयर रिजर्व, लार्ज एरिया है ये, प्रोटेक्टिव लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट, एनिमल रिसोर्सेज एंड द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल लिविंग इन दैट एरिया। और बायोस्फीयर रिजर्व में जो ह्यूमन बीइंग है वो रह सकता है, पर कौन? ट्राइबल पीपल, जो वहाँ के पहले से ही रहने वाले जो प्रजातियां हैं वहीं पे रह सकते हैं, क्योंकि उनको पता है उस एरिया में किस तरीके से रहा जाता है। ठीक है, और वो इस तरीके का कोई घर या फिर कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं जिसकी वजह से किसी एनिमल या किसी प्लांट को जो है नुकसान होता है। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट होते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलग है, नेशनल पार्क अलग है और बायोस्फीयर रिजर्व अलग है। ठीक है, तो इसके साथ
ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट जो एक्टिविटी है 5.3 इसको हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और देखा हुआ चैप्टर है, आपने अपने सराउंडिंग में काफ़ी चीज़ें देखी हुई हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।